अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ मेरे हस्बैंड की हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी जर्नी। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट कितने किस्म के होते हैं और कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये आप पहले ये पिक्चर्स देख लें बिफ़ोर एंड आफ्टर की। ये पहले की पिक्चर्स हैं और ये बाद की पिक्चर्स हैं। आप बताएं कि बाद और पहले में कितना डिफरेंस है। जी तो जनाब, आपका यहाँ से ही दिल करेगा कि हमें भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और ज़रूर करवाएं। मैं आपको इसकी टाइप्स बताती हूँ कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं और फर्स्ट का नाम है एफ़यूटी। एफ़यूटी जो है वो उसका मतलब ये है कि आपके सर से स्ट्रिप्स उतारी जाती हैं डोनर वाले एरिया से, जहाँ से आपने बाल देने होते हैं, जहाँ से आप बाल डोनेट करते हैं। और वो जो स्ट्रिप्स होती हैं, देख सकते हैं पिक्चर में, इस तरह उतारी जाती हैं और उन स्ट्रिप्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपके उस हिस्से पे लगाया जाता है जहाँ पे आपने बाल लगवाने होते हैं। ये समझ लें कि ये हेयर ट्रांसप्लांट एक पेवंदकारी का अमल है। जिस तरह की पेवंदकारी की जाती है उसी तरह का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये जो है ना अमल, थोड़ा सा जो पुराना अमल था वो उसमें जो है ना तकलीफ़ होती थी, ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रिप्स उतारी जाती थी और उन स्ट्रिप्स को मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजार के पार्ट्स में डिवाइड करके आपकी जल्द पे पेवंद किया जाता था। जो सेकंड नंबर वाली है वो है एफ़यूई, जो इसकी टाइप है। एफ़यूई है एक जदीद दौर की नई टेक्नोलॉजी, आप समझ लें, जिसे नए दौर के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। मतलब आप शॉर्ट्स अल्फाज में मेरे समझ सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, ज़ाहिर सी बात है, नई चीज़ें आती हैं। इसी तरह एफ़यूई हेयर ट्रांसप्लांट मुतारिफ़ हुआ और इसमें पैचेस नहीं उतारे जाते। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे-छोटे जो जगह हैं, जैसे कि 2 बाल छोड़ के 2 उतारे जाते हैं और फिर 2 बाल छोड़ के फिर 2 निकाले जाते हैं, इस तरह होता है। एफ़यूटी के मुकाबले इसकी तकलीफ़ ना होने के बराबर है। और ज़ाहिर-सी बात है, गंजपन से जो लोग परेशान होते हैं, मर्द हज़रात हो गई या औरतें भी करवाती हैं बाहर के ममालिक में, तो वो जड़ी-बूटियों वाले तेल इस्तेमाल कर कर के अपने सर का जो जिल्द है उसको पका देते हैं और फिर उस पे कोई भी तेल, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती और बाल का तो नामो-निशान ने ना आता है और ना आने की कोई उम्मीद होती है। मैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट का अपना ज़ाती अपने हस्बैंड का जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उसकी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या होता है और कैसे होता है ये सब कुछ। और उनसे भी हम राय पूछेंगे कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। वो तो चले बाद की बात है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और सारा कुछ बताऊँगी, साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगी और सारा प्रोसीजर बताऊँगी कैसे जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि सबसे पहले डॉक्टर आपका जो है वो मुआयना करती है, देखती है कि आया आपका डोनर एरिया वीक तो नहीं है। अगर कि आपका डोनर एरिया वीक हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी से तो डोनर ले नहीं सकते। तो फिर आपको उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट अगर आपकी क्लियर है तो उसके बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट का तरीका सारा वो चलता है, वो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। नेक्स्ट आपकी अपॉइंटमेंट होती है जिस दिन आपका ऑपरेट होता है, यानी सर्जरी होती है। सबसे पहले आपका डोनर एरिया को मार्क किया जाता है और वहाँ से ड्रिलिंग करके वो सारे बाल निकाले जाते हैं और उसके बाद उसको किसी लिक्विड में डाल दिया जाता है और उसके बाद आपका जो जहाँ पे आपकी ग्राफ्टिंग होगी उस जगह पे सारे कट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपको एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि आपका सर सुन्न हो जाए और आपको कोई पेन ना हो। सिर्फ उस एनेस्थीसिया लगने का यानी इंजेक्शन लगने का दर्द होता है, उसके बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि एनेस्थीसिया लगा होता है। सर्जरी के दौरान आप उठ बैठ सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, आप खाना पीना कर सकते हैं, आपको खाना पीना वो प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती और आपको
इस सर्जरी का तकरीबन एक पूरा दिन लग जाता है, या तकरीबन 14 से 15 घंटे का ये प्रोसेस होता है इस सर्जरी का, क्योंकि बाल पीछे से निकाल के आगे लगाए जाते हैं सर के, और पीछे से निकालना और आगे कट्स लगा के लगाना बहुत ही टफ़ काम है। ये जो आपको मेडिसिन लिख के दी जाती है 5 डेज़ की मेडिसिन होती हैं, और कुछ ट्यूब होती है, और साथ ही ये जो खाने पीने की एहतियात करनी है। लिक्विड में आप दूध पत्ती हाफ़ कप ले सकते हैं, ना कि आप पूरा दिन चाय पीते रहें, और कहवा आप पी सकते हैं, फ्रेश जूसेस आप पी सकते हैं फ्रूट्स के, और ख़ासकर आप स्ट्रॉबेरी बेरीज़ जो होती हैं वो, और अनार और इस तरह के जूसेस वगैरह पिएँ। मैंने हस्बैंड को 2-3 दिन एग बॉयल और सूप के साथ मैं 2 एग बॉयल देती रही हूँ दिन के टाइम, और जो भी सूप आप लोग बना सकते हैं जिस तरह के आप लोगों को पसंद है, और साथ में इनको मैं सैलड देती रही हूँ जिसमें लाल लोबिया था और सारा सलाद वगैरह की चीज़ें थी। फ्रूट्स की जगह पे मैं आपको जूसेस का कहूँगी कि आप जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि चबाना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा इजी है कि आप जो है ना आप जूसेस वगैरह बना के पिएँ, और स्ट्रेस कम लें कोई भी। इस दौरान आपने किसी किस्म की कोई सरदर्दी नहीं पालनी, बच्चों पे गुस्सा और किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेना काम के हवाले से। आपने तकरीबन 1 हफ़्ता अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है, मतलब 3 दिन तो आपने रेस्ट करना ही करना है, और सीधा लेटना है, और करवट नहीं लेनी, क्योंकि आपके बाल उधर से निकल सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपने झुकना नहीं है, नमाज़ बैठ के पढ़नी है, और इसके अलावा आपने धूप में डायरेक्ट नहीं बैठना। ये 1 हफ़्ता गुज़र चुका था इस चीज़ को, ट्रांसप्लांट को, और आपने कैप और हेलमेट नहीं यूज़ करना, और इसके अलावा मोबाइल नहीं यूज़ करना। अपना सर सीधा रखना है ताकि जो है ना आपको स्ट्रेस ना हो। स्वेलिंग हो जाती है एनेस्थीसिया के बाद, वो स्वेलिंग जो है आपकी आंखों पे आ जाती है, तो आप एहतियात करेंगे तो कभी भी स्वेलिंग आंखों पे इधर उधर नहीं जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का अच्छा सीज़न जो है वो सर्दियों का है, या तो आप फ़रवरी वगैरह में करवाएं, और या फिर आप तकरीबन अक्टूबर में करवाएं। ना ज़्यादा ठंड हो, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं करवाना, क्योंकि पसीना आता है और ख़ारिश होती है, और वो फिर ख़राब हो जाएगा ज़ख़म। ज़ाहिर सी बात है ज़ख़म होता है। और ये तकरीबन 1 हफ़्ता गुज़र चुका था इनके हेयर ट्रांसप्लांट को, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने वीडियो साथ-साथ बनाई थी, और साथ-साथ ये पीछे के पैचेज़ हैं जो मतलब उनका एफ़यूई हुआ था, और ये आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो रहा है। और आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी है। अगर आपने कटिंग करवानी है तो सीज़र कटिंग करवानी है, मतलब कैंची से, कोई मशीन वगैरह नहीं लगवानी, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं, और उन जर्म्स की वजह से मेरे हस्बैंड को दाने निकल आए थे। ये आपने ख़ास एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है कि मतलब आपने सीज़र कटिंग करवानी है, ना कि इस तरह आपने मशीन फिरवानी है। हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, कि वो उनका जो वो गिल्ट था वो ख़त्म हो गया, और वो ज़्यादा हैप्पी थे। तो मैं उनकी साथ-साथ वीडियोस कैप्चर करती रही ताकि ये वीडियो मैं बना सकूं। और साथ ही साथ आपने ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ऑयलिंग करने से आपके दाने सर में निकल सकते हैं, आपको ख़ारिश हो सकती है, जो आपके लिए डेंजरस है। ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको डोनर एरिया पे जो ट्यूब लगानी होती है, वो ट्यूब क्योंकि तकिए पे ज़ाहिर सी बात है जर्म्स होते हैं, और वो जर्म्स कंट्रोल करने के लिए आपको ये पैड वो देते हैं, ये पैड लगाना पड़ता है, ये वो लिख के देते हैं, ताकि आप ये तकिए के ऊपर रख के तो उसके बाद जो है ना आप लेटें, ताकि जर्म्स वगैरह ना ट्रांसफ़र हों आपके बालों में, क्योंकि जर्म्स की वजह से आपको इचिंग हो सकती है। ये वो पट्टियाँ हैं जो मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, और इससे आपने अपने सर वॉश करने के बाद बाल ड्राई करने हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के तकरीबन 2 से 3 महीने तक आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो सारे बाल 2-3 महीने तक बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और आपको ये लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है ट्रांसप्लांट करवा के। ये देखें, ये मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको फ़ील हो रहा होगा, सिर्फ वो नीचे इस तरह लग रहा है जैसे वो जगह जली हुई है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपके बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये देखें, ये थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो बाल निकल रहे हैं, और बीच में जो है ना कुछ-कुछ वो जो गिरे हुए हैं वो तो गिर चुके हैं, और ये कुछ आ गए हैं बाल। और ये इसका प्रोसेस तकरीबन 8 से 9 महीने तक का होता है। 8 से 9 महीने तक आपके बाल आते हैं, और
गिरते रहते हैं और साथ साथ आते रहते हैं। ये कलमों वाली साइड है जहाँ पे जो है ना ये पूरी लाइन बनी हुई है। आप ये देखें, मैंने जूम भी किया है इसको। और आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि ओ ये क्या हो गया, तो बाल गिर गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है उसके दिमाग में ये होता है कि बस कल करवाए और आज बाल इसके निकल आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद ये मेरे हस्बैंड की 3 मंथ बाद की पिक्चर है। और इसके बाद ये वाली जो पिक्चर है ये इसी तरह 4 मंथ बाद की पिक्चर है। और ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसका बहुत स्लो प्रोसेस है। ये बाल गिरते हैं, फिर आते हैं, फिर गिरते हैं। और ये इसके बाद मेरे हस्बैंड ने दाढ़ी रख ली और ये देखें ज़रा। और ये उन्होंने जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था उसका आप आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट देख रहे हैं। रिज़ल्ट आप चेक करते जाएं। और ये वो इतने कॉन्फिडेंट होके पिक्चर बनवा रहे हैं अब, और साथ ही उन्होंने दाढ़ी भी रख ली है। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब मैं जो है ना ज़्यादा एजड नहीं फ़ील होता। क्योंकि जब आपकी ट्रेंड हो जाती है तो लोग आपको ज़्यादा एजड जो है ना वो मतलब आपको एक दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक बैज लगा देते हैं कि जो है ना आप एजड हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लाजमी हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं ताकि आपका जो गिल्ट है वो ख़त्म हो जाए। और क्योंकि फैमिली के साथ जब बंदा होता है या ऑफिस के वर्क से बाहर जाता है तो लोग आपको बहुत एजड समझते हैं और कहना भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बाप की जगह पे जो लोग होते हैं वो आपको अंकल अंकल या भाई भाई कहना स्टार्ट कर देते हैं। जो रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, लेकिन एज का जो डिफरेंस है वो इंसान को खुद फील होता है। और आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं बेफिक्र होके।